साथियों, हम लोग लगातार युक्त संगत प्राणायाम की बात कर रहे हैं कि युक्ति संगत प्राणायाम कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या किया और रेचक पूरक समझा कि कैसे रेचक पूरक किया जाता है, और फिर उस रेचक पूरक का कपालभाति में जो नाड़ी शोधन की क्रिया है उसमें कैसे उपयोग किया जाता है, और घेरण संहिता के अनुसार हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हमने कपालभाति की व्याख्या पिछले वीडियो में किया है। और उसमें बताया गया है कि युक्त संगत कपालभाति रेचक पूरक के द्वारा कैसे किया जा सकता है। और दोनों ही शास्त्र एक ही तरह से रेचक पूरक करने की संस्तुति कर रहे हैं, उनकी मूल भावना एक ही है। उसमें कहने के तरीके थोड़ा अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है। तो इस क्रम में मैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है हठ तत्व कौमुदी। हठ तत्व कौमुदी में भी कपालभाति को स्पष्ट किया गया है, और वह कपालभाति जो हम पिछले शास्त्रों में देखे हैं, जो घेरण संहिता हठयोग प्रदीपिका में देखे हैं, इसमें भी हम देखेंगे कि क्या वही बात कही जा रही है या अलग। तो हम देखते हैं कि हठ तत्व कौमुदी में जो कपालभाति के श्लोक बताया गया है वह इस प्रकार है कि लोहकारस्य सुभ्रस्कायो सुसंभ्रमौ रेचक पूरकौ च सभ्यम अपसभ्यम परिवर्तनेन नासापुटेनस्तु कपालभाति। ये हठ तत्व कौमुदी की बात है। हम इसकी व्याख्या करेंगे तो समझेंगे कि जैसे ये हठ तत्व कौमुदी बात जो कही जा रही है, ये लगभग वही बात कही जा रही है जो हठयोग प्रदीपिका में कही गई है, और इसमें थोड़ा सा और विस्तार करके और स्पष्ट करके कहा गया। उसमें थोड़ा संक्षेप कर दिया गया था, इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि लोहकारस्य सुभ्रस्कायो, लोहार की जो भाती होती है उस तरह से सुसंभ्रमौ रेचक पूरकौ, यहाँ पर भी देखिए रेचक पूरक की बात आ रही है, और सुसंभ्रमौ, यही बात हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि रेच पूरक सुसंभ्रमौ। इसमें सुसंभ्रमौ रेचक पूरकौ कहा जा रहा है, बस शब्दों का आगे पीछे कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संभ्रम माने, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि संभ्रम माने घुमाना होता है, और सुसंभ्रमौ यानी घुमाने के साथ रेचक पूरक को करें। अब कैसे करें, कैसे घुमाएं, तो इसमें और क्लियर कहा जा रहा है कि सभ्यम अपसभ्यम, यानी बाएं और दाएं, सभ्यम अपसभ्यम, परिवर्तनेन, बदलाव के साथ, बदलाव के द्वारा, नासापुटेनस्थो, ये जो नासिका पुट है, नासिका के अग्रभाग है, इसे नासापुटे कहा जा रहा है। नाटापुटेनस्थो मतलब नासिका पुटों में सभ्यम अपसभ्यम, बाएं और दाएं घुमाए, सुसंभ्रमौ रेचक पूरको, रेचक पूरक को नासिका पुटों में घुमाए, कैसे, बाएं और दाएं, और क्लियर कर दे रहे हैं। हठयोग प्रदीपिका में रेच पूरकौ ससंभ्रमो इतना ही कह करके अब फिर कह दिया गया था कि कपालभाति विख्याता कफ दोष विशुषणी, लेकिन इसमें और क्लियर कर दिया गया है कि सुसंभ्रमौ रेचक पूरकौ सभ्यम अपसभ्यम नासापुटेनस्तु परिवर्तनेन, नासिका पुटों में बदलाव के साथ। तो पिछली वीडियो में जो हठयोग प्रदीपिका की व्याख्या हो रही थी, तो मैंने बताया था कि उसमें कि वहाँ पर
मेन बात कह दी गई थी, बुद्धिमान साधक के लिए छोड़ दिया गया था कि सुसंभ्रमो रेचक पूरक उच, यानी रेचक पूरक को घुमाए तो कहाँ घुमाए, तो नासिका पुटों में घुमाए। रेचक पूरक तो नासिका पुटों में होगा, और कैसे घुमाए, तो बाएं दाएं, तो वो चीज़ें मैंने बताया था, वही चीज़ें और हठ तत्व कौमुदी में क्लियर कर दिया गया है कि नासा पुटेनेस्तु शब्द का प्रयोग करके अपरिवर्तन बदलाव की बात कर दिए, असभ्यम अपसभ्यम ये भी बात कर दिए कि बाएं दाएं बदलाव के साथ जो है नासिका पुटों में रेचक पूरक को करते हैं, तो वह जो है कपालभाति कहलाती है। ये हठ तत्व कौमुदी में बात कही गई है। इस तरह से हठ तत्व कौमुदी वही बात कह रही है जो घिरण संहिता और हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है। इस तरह से आप देखेंगे जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में कपालभाति को रेचक पूरक के द्वारा कहा गया है। कहीं पर भी उदराघात की बात नहीं कही है, उदर पर आघात करने की बात नहीं कही गई है। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो अयुक्त हो जाता है, शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, शास्त्र की भावना के बहुत विपरीत होता है, और अयुक्त अभ्यास से रोग होते हैं, यह बात सबको पता है। इसलिए आपको बहुत सतर्क होकर के कपालभाति को करना होगा, सीखना होगा, और ये आपके सारे रोगों में एक साथ लाभ करेगी अगर आप युक्त संगत ढंग से करते हैं तो। इसमें कोई शक नहीं है, यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य है। और कपालभाति की जो प्रक्रिया बताई जा रही है वह रेचक पूरक के द्वारा, और रेचक पूरक जो बताया गया है वह पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या से बताया गया है। और मैं एक बार और क्रिया को फिर से दोहरा करके बताता हूँ कि इसका असली स्वरूप क्या है। वह ऐसे है कि पहले आप अपने हाथ को नासिका पर जो है तैयार रखेंगे, अंगूठे को दाहिने नासिका पर, और दोनों नाक से श्वास अंदर चली जाएगी। ज्यों ही बाहर आना चाहेगी उसी समय बाएं नाक को बंद करके, दाहिनी नाक को बंद करके, अब बाएं नाक से हवा को हल्का सा इशारा करके धीरे धीरे भरते जाएंगे। जब पूरा फेफड़ा भर जाएगा तो नाक से हाथ हटाएंगे और आप एकदम जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों नासिका छिद्रों से वायु बाहर आ जाएगी। वह स्वतः होगी, चाहे तेजी से हो चाहे धीरे से हो, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर इसी तरह से 1-2 श्वास आराम कर लीजिए। फिर ध्यान दीजिए कि प्रश्वास बाहर गई, जब अंदर आना चाहती है तो बाईं नासिका को बंद करके उसी समय दाहिनी नासिका से हल्का इशारा करके बाहर करेंगे। जब ही दबाव आएगा छोड़ देंगे, दोनों नाक से हवा अंदर चली जाएगी। फिर इसी तरह से 1-2 श्वास आराम कर लेंगे। फिर ध्यान देंगे कि दोनों नासिका से वायु अंदर चली गई। जब ही बाहर आना चाहती है बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से हल्का सा इशारा करेंगे, हवा धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगेगी। पूरा जब भर जाएगा नासिका से हाथ हटा देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों नाक से बाहर आ जाएगी। फिर 1-2 श्वास आराम करिए आप, और फिर दाहिनी नासिका पर अपना हाथ अंगूठा अलर्ट रखिए और ध्यान दीजिए कि दोनों नाक से वायु बाहर चली गई। जब अंदर आना चाहती है दाहिनी को बंद करके बाएं से हल्का सा इशारा करके उसको बाहर निकाल देंगे और नाक हटाएंगे, दोनों नाक से अंदर चली जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि रेचक को बहुत हल्का सा करेंगे। यहाँ पाउडर रखा जाएगा तो भी वो उड़ेगा नहीं, इतना हल्का करेंगे, बहुत हल्के से एकदम इशारे से उसको बाहर करेंगे। जोर नहीं देंगे, कभी भी जोर नहीं देंगे। अगर जोर दे करके पूरी तरह से उचेल करके निकालेंगे आप तो कमर में दर्द आ जाएगी, थकान पैदा करेगी। इसलिए ऐसा मत करिएगा। तो इससे आपने पूरक किया, इससे आपने रेचक किया, फिर इसी से पूरक किया, फिर इसी से रेचक किया। यह एक चक्र कपालभाति हुआ और इसी को सभ्यम अपसभ्यम परिवर्तनेन नासा पुटेन ऐसा कहा गया है हठ तत्व कौमुदी में। और वही कह रहे हैं कि सुसंभ्रमो रेचक पूरक, घुमाएं रेचक पूरक। और रेचक पूरक करने की प्रक्रिया को हमने आपको एकदम क्लियर बात कर दिया। अब देखिएगा कि घेरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका और हठ तत्व कौमुदी
3 शास्त्रों में एक ही तरह की बात कही गई, कहीं पर भी उदराघात की बात नहीं आई है। इसलिए आप सतर्क होकर के युक्त संगत प्राणायाम को सीखिए और युक्त संगत जो कपालभाति को करिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इससे आपके शरीर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ये सारे शरीर के जितने भी दोष हैं उसको बाहर कर देती है, नाड़ियों को शुद्ध कर देती है। इस तरह से यह कपालभाति आप करें और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम अगली वीडियो में हठ रत्नावली से और हठयोग मंजरी से देखेंगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। इस तरह से सारे शास्त्रों को हम देखेंगे और फिर एक बार हम जो है समझेंगे कि ये कपालभाति कितना युक्त संगत है, कितना वैज्ञानिक है। फिर इसके वैज्ञानिक पहलुओं को आज के मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ करके हम देखेंगे कि हमारी शरीर क्रिया विज्ञान के साथ इसका कैसा क्या संबंध है बन रहा है और किस तरह से सुरक्षित है, शरीर क्रिया विज्ञान के अनुकूल है, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यह कपालभाति की क्रिया हठ तत्व कौमुदी के अनुसार आज हमने बताया। और आप जो है विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये प्राणायाम प्रकाश नाम की पुस्तक को आप खरीदें। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर उपलब्ध है और वीडियो के नीचे लिंक दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को, जो प्राणायाम प्रकाश नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।